एस्पिरेंट जो है नीट के मेडिकल प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। फ्यूचर जनरेशन के हिसाब से ठीक है या नहीं? ठीक तो नहीं है, बट स्ट्रगल इज रिक्वायर्ड। टोटल सीट्स इन इंडिया अवेलेबल इज अराउंड 1.35 lakhs। MBBS करने के बाद भी यू नीड टू जॉइन द कोचिंग। आप जितना जल्दी एग्जाम क्लियर कर लोगे उतना जल्दी आप लाइसेंस मिलने का एक स्टेप, यूजुअली 3 अटेम्प्ट्स बाय द लॉ होता है कि 3 अटेम्प्ट्स में आपको क्लियर करना है। 10 to 12 ईयर्स आपके यूथ का आपको देना है। हर कोई चाहते है मेरा बच्चा कुछ करे, सिस्टम इज समवेयर करप्ट। नीट प्रिपरेशन में क्या हेल्पफुल रहता है, सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग? रेस दौड़ रहे हो, आपको पता है एक सही डायरेक्शन मिलती है तो यू गो फर्दर इन इट। जो कोई कॉमन मिस्टेक्स एस्पिरेंट्स मेडिकल फील्ड में मेडिकल एस्पिरेंट्स करते हैं? सो एक ब्रेक लो, गेट बैक टू द बेसिक्स एंड डू योर बेसिक्स राइट। आपका फर्स्ट टाइम ओटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओटी तो मैं काफ़ी एस्पिरेंट जो है नीट के मेडिकल प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। फ्यूचर जनरेशन के हिसाब से ठीक है या नहीं? ठीक तो नहीं है, बट स्ट्रगल इज रिक्वायर्ड। टोटल सीट्स इन इंडिया अवेलेबल इज अराउंड 1.35 lakhs। MBBS करने के बाद भी यू नीड टू जॉइन द कोचिंग। आप जितना जल्दी एग्जाम क्लियर कर लोगे उतना जल्दी आप लाइसेंस मिलने का एक स्टेप, यूजुअली 3 अटेम्प्ट्स बाय द लॉ होता है कि 3 अटेम्प्ट्स में आपको क्लियर करना है। 10 to 12 ईयर्स आपके यूथ का आपको देना है। हर कोई चाहते है मेरा बच्चा कुछ करे, सिस्टम इज समवेयर करप्ट। नीट प्रिपरेशन में क्या हेल्पफुल रहता है, सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग? रेस दौड़ रहे हो, आपको पता है एक सही डायरेक्शन मिलती है तो यू गो फर्दर इन इट। जो कोई कॉमन मिस्टेक्स एस्पिरेंट्स मेडिकल फील्ड में मेडिकल एस्पिरेंट्स करते हैं? सो एक ब्रेक लो, गेट बैक टू द बेसिक्स एंड डू योर बेसिक्स राइट। आपका फर्स्ट टाइम ओटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओटी तो मैं काफ़ी हजारों रातें जागकर हम डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, पर क्या आप जानते हैं उस डॉक्टर के बारे में जो दुनिया को सुलाने का जिम्मा रखता है? आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नवनीत, जो एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, और आज हम बात करेंगे नीट स्ट्रगल से लेके ओटी की असलियत तक। नमस्कार नवनीत जी। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू शैबी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मोस्ट वेलकम। सर मुझे ये बताइए आप कि जैसे आजकल देखते हैं कि एस्पिरेंट जो है नीट के मेडिकल प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, दे आर ओवरलोडेड। यस। तो क्या ये फ्यूचर जनरेशन के हिसाब से ठीक है या नहीं? ठीक तो नहीं है, बट स्ट्रगल इज रिक्वायर्ड। जो एम है, जो चीज़ करना चाहते हैं बच्चे, उसके लिए फैसिलिटीज़ हमारे पास बहुत कम है, सीट्स अवेलेबल बहुत कम है, एंड जो एस्पिरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो इवेंचुअली इट्स अ रैट रेस। आपको रेस में दौड़ना है, एक सीट लेने के लिए, एक रैंक लेके आना है। सो यू कैन नॉट स्टॉप देम। सबकी अपनी विशेस है, अपनी एम्बिशन है, पैशन है। सो टू अचीव दैट आई थिंक दे विल गो टू एनी एक्सटेंट पॉसिबल। जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 23 लाख लोगों ने इस बार एग्ज़ाम क्लियर किया था 2023 में नीट के लिए, और जो सीट्स अवेलेबल होती हैं वो आप बता रहे थे 1 लाख के अराउंड 1.5। तो इसमें इतना डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद हम लोग ट्राई करते हैं कि कहीं बाहर से कर ले या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर ले, तो उन सब की क्या प्रोसेस रहते हैं? जैसे हमने अभी मतलब डिस्कस किया ऑलरेडी, नीट सीट्स गवर्नमेंट अवेलेबल सीट्स फॉर MBBS जो है, टोटल सीट्स इन इंडिया अवेलेबल इज अराउंड 1.35 lakhs। तो एंड जो हमारे यूजुअली एस्पिरेंट्स होते हैं, इट्स अराउंड लास्ट फ्यू इयर्स इट्स ऑलवेज बीन अराउंड 20 lakhs फॉरवर्ड। 20 to 22 lakhs बच्चे दे रहे हैं एग्जाम फॉर जस्ट 1.35 lakh सीट्स। सो MBBS के अलावा और भी सीट्स जो चीज़ अप्लाई करते हैं, यू कैन गो इन टू डेंटल, दैट इज BDS, एंड ऑब्वियसली फॉर नर्सिंग एंड अदर ब्रांचेस ऑल्सो जो अप्लाई करते हैं। बट फॉर MBBS अगर आप इंडिया में नहीं पॉसिबल है, सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड 50% इन नीट कैन ऑलवेज गो अब्रॉड। सो अब्रॉड में यूजुअली 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं जो आर NMC हैज़ एक्रीडेटेड एंड वैलिड है। वहाँ से यू गेट अ मेडिकल डिग्री, दैट इज़ US, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कैनेडा। बट यूजुअली इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पे बहुत महंगा होता है एंड बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है। सो MBBS करने एज सच बहुत कम लोग जाते हैं इसके लिए।
Indians we usually prefer budget friendly options. Yes. So budget friendly other countries which give this facility जहाँ पे आप जाके MBBS है उसकी इक्विवेलेंट डिग्री करके फिर इंडिया में आ सकते हो, जो हमारी NMC मेडिकल काउंसिल जो है वो अलाउ करती है. उसमें कंट्रीज आते हैं लाइक सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट इज रशिया. उसके अलावा नियर बाई कंट्रीज जहाँ हैं जैसे फिलीपींस चले जाते हैं, अजरबैजान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, रोमेनिया. सो ऑल दीज कंट्रीज पीपल गो. इनफैक्ट नेपाल में भी है प्रोविजन फॉर अस, एंड इवन चाइना ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ कॉलेजेस जो इंडियंस को अकोमोडेट करते हैं. ओके तो फिर जैसे वहाँ से मैंने MBBS कर लिया है ना, आई हैव कंप्लीटेड द MBBS. इफ आई वांट टू प्रैक्टिस इन इंडिया, उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? Usually once you get your degree from your whichever respective country आप कॉलेज से लेके आते हो, आप इंडिया वापस आते हो, and then we have a exam here, an entrance exam. It's called as a FMGE, Foreign Medical Graduate Examination. So साल में 2 बार होता है ये एग्ज़ाम. It is an exam जहाँ पे you get 300 questions and out of which 150 questions you have to get it right. So 50% passing is the exam result, जिसके लिए it's a license based result कि आपने उसको क्वालिफाई कर दिया तो आपको लाइसेंस फिर एलिजिबल हो फॉर अप्लाइंग द लाइसेंस. इट इज आफ्टर द मेडिकल UG के बाद ये अप्लाई होता है? हाँ जी, और MBBS आप करके आते हो, उसके बाद आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते हो. अपने मेडिकल काउंसिल होता है हर स्टेट का. सो वंस यू हैव टू अप्लाई एंड इट्स अ नेशनल बेस्ड एग्जाम. ही NB ही कंडक्ट कराता है उसको, एंड FMGE आप दोगे, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप अपने स्टेट काउंसिल में एलिजिबल रहोगे नेक्स्ट स्टेप के लिए. PG के लिए? हाँ, नॉट PG, यू हैव टू कम एंड डू योर इंटर्नशिप अगेन हियर, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट और हमारी काउंसिल ये बोलती है कि जो इंडिया में डिजीजेस है, जो इंडिया में जो सिस्टम फॉलो होता है, जो टाइप का काम होता है, वो फॉरेन से थोड़ा डिफरेंट होता है. हर कंट्री के अपने प्रेवलेंट डिजीजेस होते हैं उस रीजन के अकॉर्डिंग, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग. सो फॉर कंपनसेट फॉर दैट दे से कि आप यहाँ पे आके 1 साल का इंटर्नशिप यहाँ पे करो फिर से, ताकि यू आर मोर वर्स्ड अबाउट हाउ थिंग्स वर्क इन योर कंट्री. मतलब हमें लोकल अंडरस्टैंडिंग या यहाँ के डिजीजेस, यहाँ का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो भी है हमारे हिसाब से, तो उसके अकॉर्डिंग 1 year ऑफ इंटर्नशिप अगेन यू हैव टू डू. नवनीत, आपका बैकग्राउंड क्या रहा मेडिकल फील्ड में? बैकग्राउंड ऐसा मेरे ग्रैंडफादर एक डॉक्टर थे. सो बचपन से मैंने उनको देखा, काफ़ी ही वॉज अ सोशल सर्विस में बहुत वो बिलीव करते थे. सो फ्रॉम अ वेरी यंग एज आई हैव सीन हिम constantly working throughout the hours, helping people, even providing free treatment whenever necessary to all the needy people. So उस हिसाब से मुझे भी था कि I think I have to go into this profession. मुझे इंटरेस्ट था हमेशा से, एंड कहीं ना कहीं वो पैशन था. So based on that I think I just proceeded ahead. ओके तो ये आपने UG और PG कहाँ से किया? मैंने अपना अंडर ग्रेजुएट मैंने रशिया से किया है, फ्रॉम स्मॉलेंस्ट स्टेट मेडिकल एकेडमी. इट्स इन रशिया. सो आफ्टर 12th स्टैंडर्ड आई दैट टाइम 50% नीट का रूल नहीं था. सो 50% 12th स्टैंडर्ड का मार्क्स देखा जाता था, तो आई वॉज एलिजिबल फॉर दैट. So my parents actually already had decided कि we'll send me there, and I just went on with the process. I didn't know, मुझे नहीं पता था कि इतना थोड़ा complicated होता है, बाहर जाके करना, वापस आके इतना सब करना होता है. इतना we were young, we were पैशन था, जोश था तब कि हाँ कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे. So we just went ahead. I went ahead. So I was in. You actually did it ना? Yeah, I actually did it. Yeah, but. तो फिर उसके बाद आपने भी आके FMG. Yeah, I completed my undergraduation in 2017, and I came back to India. And usually most of the people उस time online studies ये सब applications नहीं आए थे इतने. So I जैसे we come back, we also have coaching institutes for this exam also in Delhi. Delhi is a hub again. So Gautam Nagar is very famous for this behind AIIMS. मतलब MBBS करने के बाद भी you need to join the coaching. Yes, sure. कोचिंग हर चीज़ की होती है, या तो आप FMG की कोचिंग करते हो या फिर PG के लिए नीट PG की भी कोचिंग ऐसी ही होती है सेम. सो
हम यूजुअली जो फॉरेन ग्रेजुएट्स होते हैं, हम बाहर से आते हैं यहाँ पे, फिर मोस्ट ऑफ देम, पहले ऐसा होता था कि सब कोचिंग वाज द ओनली ऑप्शन, आपको कोचिंग लेना है क्योंकि यहाँ के बुक्स और यहाँ के सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या उसके लिए प्रिपेयर बेटर होता है, एंड टाइम कोई भी चाहता नहीं है कि वेस्ट करे. इट इज़ लाइक आप जितना जल्दी एग्जाम क्लियर कर लोगे उतना जल्दी आप लाइसेंस मिलने का एक स्टेप क्लोजर हो जाते हो. सो यूजुअली पीपल काम कोचिंग करते हैं, 6 महीने 8 महीने कोचिंग चलता है, एंड देन साल में 2 बार एग्जाम होता है. सो यू ट्राई टू क्रैक इट एज सून एज पॉसिबल इन, एंड यूजुअली 3 अटेम्प्ट्स बाय द लॉ होता है कि 3 अटेम्प्ट्स में आपको क्लियर करना है. For everyone. हाँ, या No reservation. देर इज नो रिजर्वेशन, नथिंग इन दिस एग्जाम. आपने बाहर से किया है तो आपको वो लाइसेंस के लिए 50% लाना ही लाना है. सो 3 अटेम्प्ट्स है, बट या दे हैव ईज द रूल्स, लाइक काफ़ी बार 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा भी अलाउ कर देता है, ऐसा कोई इशू नहीं है. बट या इट्स डिफिकल्ट. एवरी 6 मंथ्स आपने एक बार नहीं क्लियर किया तो फिर से 6 मंथ्स वेट करो, आप अपना प्रिपरेशन करो, एंड नेक्स्ट टाइम यू गिव द एग्जाम. एंड इसमें सिंगल पेपर होता है. इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. सो देयर इज अ ब्रेक इन बिटवीन. 150 क्वेश्चंस का एक सेट होता है जो प्री क्लिनिकल का पहले एक होता है, एंड देन द सेकंड सेट इज क्लिनिकल सेट जहाँ पे अगेन 150 क्वेश्चंस होते हैं. सो इट्स टाइम इज अराउंड आई थिंक 2.5 hours ईच पेपर, and a break of 1-2 hours in between. So entire day का ही प्रोसेस है वो भी. तो पीजी कहाँ से कंप्लीट हुआ? एग्ज़ाम देने के बाद मैंने इंटर्नशिप करी दिल्ली से, फिर दिल्ली में ही मैंने थोड़ा टाइम जॉब भी किया था. उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नीट पीजी, एंड उसी टाइम कोविड आ गया था. सो स्टार्टिंग एंड ऑफ फर्स्ट वेव ऑफ कोविड मैंने स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन. सो उस टाइम एक्चुअली सब कोचिंग्स वैसे भी बंद हो गए थे. सो ओनली ऑप्शन वाज ऑनलाइन कोचिंग. सो हमने ऑनलाइन कोचिंग लिया. आई ऑल्सो लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वी हैड मेनी ऑफ एप्लीकेशंस जो तो मैंने मैरो, आपने सुना होगा, मैरो इज़ क्वाइट फेमस. सो मैंने मैरो से कोचिंग लिया. आई थिंक अराउंड 6 to 8 months में आई कवर्ड द सिलेबस क्वाइट सम टाइम, एंड बट बिकॉज ऑफ कोविड हमारा भी एग्जाम वॉज डिलेड फॉर ऑलमोस्ट अ year and a half. तो वो जो कोविड के टाइम बैच था, दे लॉस्ट लाइक 1.5 year ऑफ देयर करियर एंड एकेडमिक्स बेसिकली. सो डिले काफ़ी हुआ. मैंने ऐप से ही किया था, एंड आई वर्कड ऑल्सो इन बिटवीन, कि पढ़ाई कर करके फ्रस्ट्रेशन हो गया, फिर एग्ज़ाम भी नहीं आ रहा था, डेट भी नहीं पता चल रहा है आपको. सो उसमें फिर उस टाइम मुझे जॉब मिल गई थी गवर्नमेंट में ही. So I joined in also, and then eventually with working करते करते एग्जाम भी आ गया. लास्ट 1 महीना I quit the job and just revised my thing and I cleared NEET PG. ओके, तो आपके हिसाब से मतलब कितना टाइम रिक्वायर्ड होना चाहिए टू बी इन दिस फील्ड? लाइक कहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? मेडिकल जर्नी तो देखो एक नेवर एंडिंग जर्नी है. इसमें जितना आप करते जाओगे आप, और हमेशा देर इज समथिंग और मोर टू डू एंड लाइक टू क्वालिफाई योर सेल्फ बेटर. तो इन जनरल अगर जनरलाइज करना है तो आई वुड से एटलीस्ट 10 to 12 years आपके यूथ का आपको देना है. फॉर एस्पायरिंग डॉक्टर्स मैं ये बोलूँगा जो 10th या 12th के बच्चे हैं जिनको अभी नीट लेके इस फील्ड में आना सोच रहे, सो दे शुड बी रेडी to give up their next 10 to 12 years at least, because India में MBBS is for 5.5 years, and after that you get into PG. Not everybody, सब लोग इंटर्नशिप में पढ़ाई नहीं कर पाते, फिर काम भी होता है उसके साथ. आप एक रैंक लेके आओ नीट पीजी के लिए, प्रैक्टिकली बहुत कम लोगों का पॉसिबल होता है ऐसे. सो यूजुअली ब्रेक होता है, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, तो पीपल विल वर्क, जॉब करेंगे, थोड़ा अपना स्टेबिलिटी करेंगे, उसके बाद नीट पीजी. सो अगेन नीट के बाद आप नेक्स्ट एमडी की जर्नी करते हो. जो एमएस या एमडी की जर्नी होती है वो 3 years की होती है. सो अगेन 3 years ऑफ एकेडमिक्स आप फर्दर करते हो. उसके बाद आप एमडी के बाद एक सीनियर स्पेशलिस्ट की डिग्री मिलती है, एंड देन नाउ वी ऑल्सो हैव सुपर स्पेशलाइजेशन. So super specialization is again for 3 years. Okay. So it does not, the journey does not ends there. So आप फिर MD या MS के बाद आप फिर DM बोलते हैं उसको, DM करोगे, या सर्जरी वाली फील्ड के लिए MCH होता है. So they do again super specialization. जैसे मेडिसिन किया है तो मेडिसिन से आप कार्डियोलॉजी में जाओगे, न्यूरोलॉजी में जाओगे, या ऐसे सिमिलरली सर्जरी, जनरल सर्जरी किया है तो आप जाओगे गैस्ट्रो सर्जन बनो, या कार्डियक सर्जन बनो, प्लास्टिक सर्जन बनो. ऐसे दे विल फर्दर मोर 3 years. सो आप ऑन एन एवरेज इवन इफ यू क्लियर ऑल योर एग्जाम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट,
and get through it. So still you will need at least 10 to 12 years. You have to invest that. Yeah. There is no option. And struggles are, many struggles are there. In between, आप कभी ना कभी आपको you will feel कि you have to be financially stable before one point to before going to the next journey. So breaks will be there, ups and downs. जब हम स्टार्ट करते हैं फॉर द नीट प्रिपरेशन तो बच्चों के ऊपर एक अलग सा प्रेशर होता है. आजकल तो बच्चों को आप कोचिंग में देखेंगे 10th के बाद, इवन दो मैंने कुछ ऐसे बच्चे भी देखे हैं दे आर प्रिपेयरिंग फॉर 10th एग्जामिनेशन एंड अलॉन्ग साइड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट ऑल्सो. तो इतना जल्दी क्यों कराना चाहते हैं? इट इज़ अ वेरी सैड पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी एक्चुअली. जो हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी एक प्रेशर बना के एक रेस में दौड़ाने पे लगे. हर कोई चाहते है मेरा बच्चा कुछ करे. आई थिंक द सिस्टम इज समवेयर करप्ट इन दैट वे कि बच्चे के पास एक्चुअली टाइम नहीं है, वो स्पेस नहीं है कि वो सोचे और उसको क्या करना है. उनको नहीं पता. करियर गाइडेंस अभी वी हैव सो मच ऑनलाइन फैसिलिटीज अवेलेबल नाउ. अब जाके मुझे लगता है फिर भी देयर इज सम क्लैरिटी अमंग द स्टूडेंट्स कि वो क्या ऑप्शंस है, क्या कर सकते हैं, एक आगे का जर्नी कैसा होगा. दे कम टू नो बाय हैविंग सच पॉडकास्ट एंड ऑल लाइक देख के. बट स्टिल पेरिफेरी में हम जाएंगे तो आउटसाइड सिटीज जो मेट्रोपॉलिटिक सिटीज है उससे बाहर जाएंगे तो पीपल आर लाइक दे थिंक getting into this profession is a noble profession and then की लाइफ सेट है. एक बार डॉक्टर बन जाओ आपकी लाइफ सेट है. तो ड्रीम्स आर बिग एंड सब चाहते हैं. सो रियलिटी की लाइफ सेट है आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर? सेट तो नहीं बोल सकते. इट इज देयर इज अ कांस्टेंट बैटल्स. यू हैव टू फाइट बैटल्स ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स. इट इज सेट तो नहीं बोलोगे. आपके पास प्रेशर बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है, पेशेंट का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है एंड सच्ची में आपके पास पैशन है. यू गिव अप अ लॉट ऑफ थिंग्स टू रीच अ सर्टन पोजीशन. तो आफ्टर अ सर्टन एज यू कैन ऑलवेज से कि यू आर सेटल्ड और आपने एक अचीव कर लिया है. बट ड्यूरिंग दैट जर्नी वो बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली देखते हो कि आपके साथ वाले जो थे, कोई इंजीनियर बन गया, कोई आर्किटेक्ट बन गया, कोई मरीन इंजीनियरिंग में चले गए एंड दे आर earning way lot better, having way lot time for their family and हर चीज़ they are enjoying life basically. And I think social media also plays a big part. पहले हमें इतना नहीं पता चलता था तो we were not aware. अब आजकल आप every day you have a bad day, you go back to your room and then आप social media देखते हो and then that regret hits you somewhere कि क्या मैं wrong field में तो नहीं आ गया. इतना मैं किसके लिए मैंने sacrifice किया या किसके लिए मैं इतना hard work कर रहा हूँ. So that eventually it gets up to you. So to achieve that level जो हम बचपन में हम एक fantasize करके या जो भी हम सोचते हैं कि glorify करते हैं कि this profession is good. It is good, no doubt. I'm not saying कि नहीं है. जो चीज़ हम कर सकते हैं that is very good, but it comes at a cost जो बहुत ज़्यादा heavy है. You'll realize it later on because आप अपना sleep, youth, health compromise कर लेते हैं. Family functions आप attend नहीं कर पाते बहुत सारे. You like and parents के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा sacrifice भी हो जाता है. All the moments when they want us to be them with them. हो सकता है हमें लीव ना मिले. You know, medical profession ऐसा है कि non-stop hospitals have to work. So not on all occasions or all festivals you get leave. It's not possible. नीट प्रिपरेशन में क्या हेल्पफुल रहता है, सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग? नीट में दोनों इम्पोर्टेंट आई फील. अगर आप अफोर्ड कर सकते हो कोचिंग लेना तो इट्स ऑलवेज बेस्ट बिकॉज ट्रेडिशनली आप टेक्स्ट बुक रीडिंग करके जितना आप नॉलेज ले सकते हो टाइम कंज्यूमिंग है. तो अगर आपको लगता है कि टाइम आपके पास है, आप कर सकते हो तो यू कैन ऑलवेज गो टू दैट. बट कोचिंग लेने से क्या होता है कि आपका मटेरियल कंसाइज्ड हो जाता है, एक जगह पे समराइज्ड हो जाता है, जो भी है जल्दी आपको थोड़ा उसको करने मिल जाता है. बट सिर्फ कोचिंग लेके भी आई फील सेल्फ स्टडी उसमें भी करना पड़ता है. आप कोचिंग अटेंड करो, अच्छे नोट्स बनाओ ताकि जो आपके टीचर जो भी इंस्ट्रक्टर है वो क्या बताना चाह रहे हैं आप उसको अच्छे से समझ लो और अपने हिसाब से उसके नोट्स बना लो अगर तो दैट्स द बेस्ट थिंग.
बिकॉज एंड ऑफ द डे एग्ज़ाम जो फाइनल फेज़ होता है लास्ट 1-1.5 महीना, उसमें तो आपके पास टाइम नहीं होता है, तो उसमें जितने से ज़्यादा पढ़ाई तभी आप कर सकते हो जब आपके पास अच्छे नोट्स हैं. सो आई फील इट्स 50-50. दोनों कोचिंग भी इम्पॉर्टेंट है कि यू गेट अ गुड कोचिंग. इट्स ऑलवेज कोचिंग क्या करता है, एक डायरेक्शन देता है आपको. बस आपको पता है कि किस डायरेक्शन में आपको यू नीड टू रेस दौड़ रहे हो, आपको पता है एक सही डायरेक्शन मिलती है तो यू गो फर्दर इन इट. एंड सेल्फ स्टडी इज़ योर ओन वर्क. सिर्फ कोचिंग आपको हेल्प करेगा, बट उसको कितना आप बिल्ड करते हो, कितना उसमें से आप रिटेन करते हो, गेन करते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर हाउ यू बिल्ड अप ऑन इट. ओके, जैसे आपने प्रिपरेशन किया तो आपको ये तो पता ही होगा एस्पिरेंट्स का जो है वो स्लीप साइकिल एकदम चेंज हो जाता है. और आजकल यंगस्टर्स में ये मैक्सिमम चीज़ हो रही है कि स्लीप साइकिल एकदम बदल रहा है या फिर नींद ही ना आने की बीमारी हो रही है. तो ये सब चीज़ें क्या है, क्या रीज़न है इनका? मैं भी एक्चुअली एक क्या नाइट आउल या ठीक है. मैंने भी प्रिपरेशन के टाइम पूरे टाइम ऐसे ही रहा मेरा कि मैं रात भर पढ़ाई करता था, सुबह फिर ब्रेकफास्ट करता था मम्मी के साथ, फिर मैं जाके सोता था, अपना रेस्ट करता था. आई डोंट नो, पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है. बहुत लोग को, मुझे लगता है जैसे मेरे जैसे था, मुझे नाइट ज़्यादा पीसफुल लगती है, लेस डिस्टर्बेंसेस, मोर बेटर आई थिंक रिगेन होता है. जो भी है जो मैं पढ़ता हूँ मैं ज़्यादा उसको क्या बोलते हैं अब्जॉर्व कर लेता हूँ. या सो मेरे लिए इट वर्कड आउट. बट या लॉन्ग रन में आई कैन सी द इफेक्ट्स नाउ कि मेरा स्लीप साइकिल अभी भी बहुत ख़राब है. काम के बाद, थकने के बाद भी मुझे बहुत बार नींद नहीं आती है. एंड वेट गेन इश्यूज हो रहे हैं. एंड जो नॉर्मली मुझे लगता है मेरा जितना स्ट्रेंथ स्टेमिना वैसे होता था, काफ़ी रिड्यूस लेवल्स ऑफ एनर्जी आई कैन फील, एंड कॉन्स्टेंट नीड ऑफ कैफीन हो जाता है फिर. सो यंगस्टर्स के लिए आई थिंक इट्स अ केओटिक सिचुएशन, बिकॉज वो लाइफ में सेटल नहीं है, सबको कुछ करना है, सबको एक लेवल पे पहुंचना है. सो आई डोंट थिंक हमारे एडवाइस देने से वो सुनने वाले हैं. मुझे लगता है कि जब तक वो दे डोंट रीच दैट थिंग, एवरी पर्सन हैज़ अ डू और डाई एटीट्यूड कि दे वांट टू डू इट, दे वांट टू गेट व्हाट दे हैव ड्रीम्ड ऑफ. सो बट आई वुड जस्ट से कि जितना हो सके आप अपने बॉडी को रेस्ट भी दो. इट इज़ नॉन स्टॉप वर्किंग, नॉन स्टॉप बिल्डिंग ऑन थिंग्स विल इवेंचुअली ब्रेक डाउन आएगा एक बार. सो यू रियलाइज कब आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, कब आप कितने टाइम बाद आप एडिक्वेटली रेस्ट लो. एंड अगर कर सकते हो तो यू रिवर्स योर साइकिल, डे में कर लो जितना कर सकते हो. एंड जब तक इट इज़ नॉट नीडेड, अंटिल नॉट नीडेड, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि हाँ अपना रूटीन बैलेंस्ड रखो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा डाइट पे ध्यान दे दो. एंड विद दैट इफ यू कैन डू योर स्टडीज, दैट इज द बेस्ट थिंग पॉसिबल. जो कोई कॉमन मिस्टेक्स एस्पिरेंट्स मेडिकल फील्ड में मेडिकल एस्पिरेंट्स करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स आई फील नीट पीजी की प्रिपरेशन में आई कैन टेल कि बहुत लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं. बहुत लोग इट इज़ लाइक साल में एक बार एग्ज़ाम होता है, कॉन्स्टेंटली आप पढ़ाई कर रहे हो, यू आर बिल्डिंग अप. 6 to 8 months आपने पढ़ाई कर ली, उसके बाद एक फीलिंग आती है कि आप जो आप ग्रैंड टेस्ट दे रहे हो, मंथली एग्जामिनेशंस लेते, कोचिंग्स लेते हैं, ऐप्स पे भी होता है. सो जो रिज़ल्ट आप चाहते हो उसमें आते नहीं है. सो बहुत लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं उससे. यू फील कि मैंने इतना सब पढ़ लिया, इतना सब कर लिया, फिर भी मेरे मार्क्स आ क्यों नहीं रहे और बाकी लोग क्या आ रहे हैं, ऐसे कैसे हो रहा है. सो मुझे लगता है कि कांस्टेंट इवैल्यूएशन एंड बी इन द प्रेजेंट. आप जो पढ़ रहे हो आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो. जो एक सिस्टम ऑफ बिल्डअप है वो यू गो स्टेप बाय स्टेप अहेड. आपने एक चीज़ पढ़ी, देखो मेडिकल फील्ड इज़ वेरी वास्ट, 19 सब्जेक्ट्स है, 19 सब्जेक्ट्स के बड़े बड़े 19 बुक्स होते हैं. तो आप कोचिंग करके भी उसको कितना छोटा कर लोगे. तो बहुत सारा मटेरियल है पढ़ने के लिए, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, रेयर डिजीज़ेस है जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी ही होता है. सो आप इंस्टेड ऑफ नॉट गेटिंग डीमोटिवेटेड, आप बी अ बिट मोर सेल्फ अवेयर एंड कॉन्स्टेंट रिविजन. आप एक ब्रेक लो, मे बी यू आर हैविंग अ बैड डे, सो एक ब्रेक लो, गेट बैक टू द बेसिक्स एंड डू योर बेसिक्स राइट. द सक्सेस फंडा इज डिसिप्लिन. जो डिसिप्लिन है, मे बी यू आर नॉट अ टॉपर नहीं हो सकता है, बट जिसका डिसिप्लिन है, एक मीडियोकर स्टूडेंट एस्पिरेंट भी, ही कैन अचीव हिज गोल्स बाय जस्ट हैविंग प्योर डिसिप्लिन.
बिकॉज कॉन्स्टेंट बिल्डअप होता है, यू विल ऑलवेज सी द फ्रूट्स इन द एंड. सो बी पेशेंट, बी डिसिप्लिन्ड. आपका फर्स्ट टाइम ओटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वेल, फर्स्ट टाइम ओटी तो मैं काफ़ी फर्स्ट टाइम से रादर आई वुड लाइक टू से इट फ्रॉम माई अंडर ग्रेजुएट वर्सेस माई पोस्ट ग्रेजुएट डेज. अंडर ग्रेजुएट डेज में एमबीबीएस में हमें हमेशा ओटी पोस्टिंग्स होती है. आप जाते हो, आप सर्जन्स के अंडर, एनेस्थीसिया के अंडर, दोनों के अंडर आप जाते हो, आप देखते हो कैसे होता है. दैट टाइम इट वाज अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग कि वाओ, ये कैसे कट कर दिया. हमें सर्जन्स दिखाते थे यूजुअली कि ये देखो, ये ऑर्गन है, ये वाला ये चीज़ है, हमने ये किया है. सो इट वाज वेरी फैसिनेटिंग. एंड काफ़ी हमें एनेस्थीसिया भी जब देते थे, हमें लगते थे ओ वाओ, ये कैसे हो गया, पेशेंट अपने आप उठ गया, अपने आप फिर सो गया, जो चीज़ें होती है देखना. एंड उस टाइम तो नेचुरली वी वर जस्ट स्टूडेंट्स, उसकी इम्पोर्टेंस या सीरियसनेस कभी समझ नहीं आया था. बट वंस I joined residency, then the actual OT feels you get कि you are totally responsible for the patient. Anesthetist एक ऐसा डॉक्टर होता है जो सिर्फ OT से पहले आपसे मिलता है और OT के बाद मिलता है, बस. उससे ज़्यादा आपकी इंटरेक्शन कभी नहीं होती ज़्यादा. सो OT से पहले पेशेंट की सारी उम्मीदें आप पे होते हो. पेशेंट बार बार एक ही चीज़ बोलता है कि प्लीज़ अच्छे से ध्यान रखना मेरा, प्लीज़ अच्छे से करवा देना, ऐसा करके. तो रिक्वेस्ट बहुत होती है. एंड देन यू एक्चुअली स्टार्ट ऑब्जर्विंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पेशेंट जो है सबसे ज़्यादा जज या जो भी है ब्लेम किया जाता है एक एनेस्थेटिस्ट को ओटी में जाने के बाद कि शायद एनेस्थेटिस्ट ने गलती किया, जो भी हो. बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स होती है. पेशेंट वंस पेशेंट को एनेस्थीसिया मिल जाता है, उसके बाद कोई भी दिक्कत हो, इट कम्स ऑन अस कि हमारी वजह से हो सकता है मोस्टली. तो इट इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉट ऑफ क्या बोल सकते हैं, वेरी हैवी बर्डन, जो आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि यार जो हम चीज़ बहुत लाइटली लेते थे कि एक सर्जन और एक एनेस्थेटिस्ट का जो बर्डन काफ़ी ज़्यादा होता है. तो देन यू स्टार्ट एक्चुअली रियलाइजिंग कि कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, कितना रिस्पॉन्सिबल लेना है. इट चेंजेस यू एज अ पर्सन. यू आर अ डॉक्टर बाय बर्थ. ये साइड ना फैसिनेट करता था, कैसे मतलब कट कर रहे हैं, कैसे क्या. नॉर्मल इंसान थोड़ा डरता है कि भाई ये आदमी को बोल सकते हो. अच्छा, आजकल ना ये हंटा वायरस के बारे में काफ़ी चल रहा है, तो इसको सीरियस लेना चाहिए? मतलब क्या प्रिकॉशंस आपके हिसाब से होने चाहिए? अभी तो आई डोंट थिंक इंडिया में इतने सारे केसेस आए हैं. इट इज़ यूजुअली क्या चूहों से होता है, रोडेंट बॉर्न होता है इन्फेक्शन. एंड यूजुअली स्प्रेड मैन टू मैन कम होता है. बहुत रेयर केसेस या रेयर कोई डिफरेंट स्पीशीज़ आया तो हो सकता है, बट ऐसा क्लिनिकली प्रूवन है नहीं. मेनली इट स्प्रेड्स बाय यूजुअली इंसेक्ट, जो रोडेंट रैट बाइट्स या उनकी जो यूरिन और फीसिस से कंटामिनेटेड फूड हो सकता है, उससे फैलता है यूजुअली. सो मोस्टली स्मॉल आउटब्रेक्स ही होता है. आई डोंट थिंक पैंडेमिक जितना उसका कोई स्कोप है अभी. बट या प्रिकॉशंस आप बस यही ले सकते हो कि ये हाइजीन, जो सबसे पहले कोविड में भी हमने देखा कि हाइजीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. या यू क्लीन योर हैंड्स. जब भी आप बाहर जाके आ रहे हो, क्लीन योर हैंड्स, वॉश योर फूड आइटम्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सबको वॉश करके खाओ. बेसिक आई थिंक. एंड आपको लग रहा है कोई बीमार है तो उससे फिर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लो. आई थिंक दैट्स ऑल शुड बी इनफ फॉर नाउ. कोरोना के बाद लोगों में हेल्थ इश्यूज बढ़े हैं या ये सिर्फ एक मिथ है? हेल्थ इश्यूज तो एक्चुअली बड़े हैं काफ़ी. हमारे पास एक्चुअली इतने स्टडीज़ है नहीं कि इट इज़ बिकॉज ऑफ कोरोना जो आप डायरेक्टली ब्लेम करो उस पर. बट या देर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यू कैन से हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स एंड अदर डिसऑर्डर्स, किडनी डिसऑर्डर्स, कि मे बी ड्यू टू द कोरोना इन्फेक्शन इटसेल्फ एंड और इट मे ऑल्सो बी ड्यू टू द वैक्सीन्स रिसीव्ड. बट ग्रोथ, देयर इज़ एन इंक्रीजिंग ट्रेंड तो है, लेकिन अभी तक हम प्रूवन स्टडीज़ इतने सारे अभी इवेल्युएट नहीं हुए. सो यू कैन नॉट बी रियली श्योर अबाउट दैट. बट समवेयर डाउन द लाइन आई फील कि हाँ, हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ी है. चेस्ट, बहुत सारे यंग जनरेशन को कोविड हुआ, उनका चेस्ट अफेक्टेड था. तो आई सी अ लॉट ऑफ पीपल हैविंग ईजी चेस्ट इश्यूज़. जल्दी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो जा रहे हैं. एंड वीजिंग, अस्थमा भी बहुत ज़्यादा हमें मिल रहा है. एंड ऑल्सो द वेदर कंडीशंस, हेल्थ, पोल्यूशन इज़ ऑल्सो एन इशू. सो
सब मिला के जैसे अफेक्ट कर रहे हैं। आजकल आप देखोगे 20 to 30 इयर्स की एज में लोगों को हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसको इट इज़ मोस्टली जेनेटिक, एक्चुअली जेनेटिक आप एक्चुअली कंट्रोल तो नहीं कर सकते हो। एट अ सर्टेन एज आने के बाद इट मैनिफेस्ट इन केसेस में। एक्चुअली आप पहले डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होता है, तो आपको पता नहीं चलता है। बट ओनली थिंग यू कैन फोकस ऑन इज़ लाइक यू हैव अ गुड डाइट। आप हेल्दी चीज़ें खाओ, बाहर के जंक कम खाओ, घर पे बने हुए खाने पे फोकस करो एंड अपना थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दो। लाइक आजकल के नए जनरेशन यू कैन सी सब एडिक्टेड टू फोन एंड सोशल मीडिया इस पे है। फिजिकल एक्टिविटी इज गॉन लाइक रियली फॉलन डाउन। हाँ, स्क्रीन टाइम सबके इंक्रीज्ड है एंड नोबडी इज गोइंग आउट। आप आजकल कोई भी सोसाइटी में चले जाओ, आपको बच्चे खेलते हुए बहुत कम मिलेंगे। सब अपने अपने घर में अपने फ़ोन, अपना टीवी, अपने कंप्यूटर पे बिजी है। सो दैट एक्चुअली अफेक्ट्स द वेलबींग। जब आप ग्रो करते हो, आपकी इम्यूनिटी पे भी अफेक्ट करता है, आपकी टॉलरेंस लेवल्स बहुत कम हो जाता है एंड ओवरऑल आई थिंक दैट इज़ अफेक्टिंग। फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा कम हो रहा है एंड वी आर ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक एंड हर चीज़ हम ले रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव है या कोई केमिकल है जो हमें नहीं पता एक्चुअली। वी आर ऑल थिंकिंग इट इज़ गुड, देयर इज़ नो। आर सिस्टम इन इंडिया बहुत वीक है फूड सिक्योरिटी को लेके। दैट नेचुरल, बट वो या एक्चुअल में नेचुरल नहीं या होता या है। जैसे एग्जैक्टली। आप अगर जिम जा रहे हो, इफ यू आर जिम गोइंग पर्सन, तो आपको बहुत सारी प्रोटीन मिल जाएंगी। दे आर सेलिंग इट बाय नेमिंग लाइक नेचुरल प्रोटीन। यस, दैट इज एक्चुअली देयर। इंडिया में फूड सिक्योरिटी का अभी अवेयरनेस आ रहा है, लेकिन अभी भी हमारे जो अथॉरिटीज़ है, फसाई बॉडी बोलते हैं, दे हैव नॉट टेकन थिंग्स सीरियसली एंड सबको क्लियरेंस मिल रहा है, सबको वो हो रहा है। आपने रिपोर्ट सुने होंगे रिसेंटली कि इंडियन मसाले यूरोप में बैन कर दिए गए, हैविंग हाई पेस्टिसाइड कंटेंट। सो दैट इज़ अ रियली शॉकिंग थिंग कि फॉरेन अब्रॉड दे आर टेस्टिंग इट एंड दे आर टेलिंग इट एंड स्टिल दोज थिंग्स आर इट्स स्टिल रनिंग। आप बेच रहे हो तो कहीं ना कहीं ये सब अफेक्ट कर रहा है। फूड सिक्योरिटी जब अवेयरनेस आएगी तो रेगुलेशन होना चाहिए सब चीज़ पे। एंड अगर आप कोई चीज़ ले रहे हो तो ऑलवेज टेक द एफर्ट टू नो व्हाट यू आर ईटिंग। सिर्फ टैग्स पढ़ने से बेटर है कि यू सी द कॉम्पोजिशन। यू हैव सबके पास चैट जीपीटी है, गूगल है, जेमिनाई है। सो यू रिसर्च ऑन ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट, क्या ये सही है, क्या उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं एंड ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर। देखो हर डॉक्टर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इंडिया में, कोई आपको वेट नहीं करना पड़ता ज़्यादा, इतना इजीली अवेलेबल है हमारी कंट्री में। बट यू आर विजिटिंग द प्राइवेट हॉस्पिटल ओनली। आजकल तो प्राइवेट में भी आप देखेंगे तो वेटिंग काफी लंबी रहती है प्राइवेट में, और गवर्नमेंट में तो है ही है। या बट अ गुड डाइटिशियन या उनको आप ऑलवेज कंसल्ट कर सकते हो जब दिक्कत है तो। सो instead of blindly following some influencers online and following certain brands, it's better you do some research and know the product better and then consume it. That will be, I think, a better way to move ahead. एक ऐसी लाइन जो हर डॉक्टर को याद रखनी चाहिए। हाँ, I would say don't forget your roots. Success achieve होने के बाद भी it's important to be humble. ठीक है, you reach somewhere because of all the hard work you have done, being noble, being honest, sincere about your profession. That is how you reached and gained the trust of so many patients. So always be humble and remember from where you started. अब हम एक छोटा सा रैपिड फायर शुरू करेंगे, ठीक है? Okay. टी और कॉफी? Tea. मॉर्निंग और नाइट? Night. दिल्ली और मुंबई? Delhi. हॉस्टल लाइफ और होम कम्फर्ट? No doubt home support यार. सर्जरी और मेडिसिन? Medicine. इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? Extrovert. गुड। ओके, स्टेथोस्कोप और पीपी मशीन? I think stethoscope. इंस्टाग्राम या फिर नेटफ्लिक्स? I would say आजकल इंस्टाग्राम ज़्यादा हो रहा है। अमित, अगर हम इंडिया की बात करें तो जैसे इंडिया में दो चीज़ें हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस मेडिकल के लिए और प्राइवेट कॉलेजेस, तो इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? डिफरेंसेस तो काफ़ी सारे हैं। लाइक गवर्नमेंट इज़ कम्प्लीटली स्पॉन्सर्ड। ठीक है, गवर्नमेंट आपके लिए पे करती है, आपकी जो एजुकेशन से लेके ट्रीटमेंट हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल। सो
जो है जितनी फैसिलिटीज़ मिल सकती है फ्री हैंड बहुत होता है एज अ डॉक्टर, मतलब स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछना चाहोगे तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यू गेट टू सी ऑल टाइप ऑफ केसेस, जो जितने टाइप की ट्रीटमेंट है ज़्यादातर प्रोसीजर करने मिलता है। यूजुअली भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, हमारी जो कैपेसिटी ऑफ डॉक्टर्स है बहुत कम होती है। सो इसलिए एज अ वर्किंग स्टूडेंट लेवल पे भी, मतलब जो रेसिडेंसी कर रहे हैं, रेसिडेंट्स बोलते हैं हम, तो दे गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न वर्क एंड कितना प्रोसीजर्स मिलते हैं, जो भी है एक ज़्यादा बेटर एक्सपोजर होता है कंपेयर टू प्राइवेट। आप सोचिए, आप जा रहे हो प्राइवेट हॉस्पिटल में, आप पैसे दे रहे हो कोई ट्रीटमेंट करा रहे, तो आप क्या कोई जूनियर डॉक्टर से करवाना चाहोगे? नहीं। सो सिमिलरली वही लॉजिक होता है वहाँ पे। सो प्राइवेट ऑल्सो हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल आप लोगे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं, दे हैव फार सुपीरियर फैसिलिटीज़, जो भी मॉडर्न हाईटेक इक्विपमेंट्स, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। तो हो सकता है गवर्नमेंट डॉक्टर उसके बारे में ज़्यादा ना जानता हूँ, लेकिन प्राइवेट में रह के जो वहाँ से करके आते हैं उनको वो सब चीज़ का नॉलेज ज़्यादा बेटर होता है, कैसे उन नए फैसिलिटीज़ को यूज़ करना, उसका कैसे बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें होती है। तो एट दैट थिंग्स दे आर गुड। सो एंड वहाँ भी एक्सपोजर मिलता है, ऐसा नहीं कि पेशेंट एक्सपोजर नहीं मिलता, बट थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है, थोड़ा टाइम के बाद मिलता है। आफ्टर यू बिकम अ सीनियर एट अ सर्टन लेवल, यू गेट गुड एक्सपोजर देयर ऑल्सो। सो बाकी पेशेंट के व्यू से अगर देखना है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दे गिव यू मोस्ट, द गवर्नमेंट ट्राइज कि आपको ज़्यादातर सब फैसिलिटी मिल जाए, बट या देयर इज़ ऑलवेज ड्रॉबैक कि या वेटिंग टाइम ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, उतने बेड्स अवेलेबल नहीं होते, तो मल्टीपल पेशेंट्स ऑन सिंगल बेड होता है बहुत बार। एंड पेशेंट्स लाइन में लगते हैं, हो सकता है कभी कभी उनका नंबर ही नहीं आता है, या फैसिलिटीज़ बुलाया जाता है एंड फिर मना कर दिया जाता है कि आज नहीं हो पाएगा, ये प्रोसीजर होता है या ओटी होता है बहुत बार। सो ये चीज़ें हैं, यू हैव टू वेट, हैव पेशेंस। ऐसे भी होता है कि मल्टीपल पेशेंट्स भी होते हैं एक बेड पे। या आप दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाइए, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको डिपेंडिंग ऑन द सीज़न, जैसे कोई पैंडमिक हुआ, कोई डेंगू का सीज़न हम सुनते हैं, या कोई ऐसे आउटब्रेक्स होते हैं, तो यूजुअली उस टाइम पे तो फैसिलिटीज़ कम ही पड़ जाता है। जैसे कोविड में भी हुआ था, इतने सारे एक साथ जब पेशेंट्स आ गए, हमारे पास फैसिलिटीज़ उतनी है नहीं। सो रूटीनली भी मेडिसिन में आप जाओ या ऐसे उसमें जाओ, वार्ड्स पीडियाट्रिक्स में चले जाओ, हमेशा वार्ड्स आपको फुल ही मिलेंगे। एंड जैसे पीडियाट्रिक्स में मोस्ट कॉमनली यू विल सी कि विंटर्स और जो ये पोल्यूशन वाला फेज आता है दिल्ली में, हमेशा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स विल बी फिल्ड, कि बेड्स की कमी होती है एंड सबको नेबुलाइजेशन चाहिए, ब्रीदिंग इश्यूज होती है बच्चों में। सो दैट इज़ अ वेरी बैड फेज। ड्यूरिंग कोविड एज अ डॉक्टर आपको क्या क्या फेस करना पड़ा? कोविड आई थिंक वॉज अ स्पेशल चैलेंज, जो किसी ने देखा नहीं था, किसी को पता नहीं था कि फर्स्ट टाइम इस जनरेशन ऑफ डॉक्टर्स हैड टू गो थ्रू इट एंड फेस इट। तो इट वॉज न्यू, थोड़ा डर भी था, थोड़ा समझ में भी नहीं आ रहा था कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बट या द थिंग वॉज कि आप जो गवर्नमेंट आपको प्रोटोकॉल्स दे रहा है, जो भी आपकी मेडिकल काउंसिल सीनियर डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं, यू जस्ट फॉलो द प्रोटोकॉल्स। सो द फर्स्ट फेज, मैंने फर्स्ट फेज में काम किया था, उस टाइम आई वॉज वर्किंग तब। तो इट वॉज नॉट दैट स्केरी, वी टुक ऑल प्रिकॉशंस, पीपी किट पहनना, मास्क, N95 मास्क लगा के रखो, एंड काफ़ी सारे थे। हर पेशेंट के बाद आप हैंड वॉश करो, हैंड क्लीन करो, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे याद आ रही है कि हमने किया था। गर्मी इतना ज़्यादा होता था, सेंट्रल एसी एक्चुअली बंद कर दिए थे बीच में। ऐसा था कि बिकॉज ऑफ द एसी जो हमारे एयर पार्टिकल से सर्कुलेट हो रहा है एंड उसके वजह से कोविड स्प्रेड हो रहा है, ये भी एक मिथ बोलो अभी चाहिए। तो उस टाइम ऐसा था कि सेंट्रल एसी से हो रहा है, तो वी फेस्ड कि हमारे हॉस्पिटल्स में एसी बंद कर दिए थे, सेंट्रल एसी जितने थे। सो उतनी गर्मी में उतने किट्स पहन के फिर काम कर रहे हो आप शेड्यूल में, इट वॉज डिफरेंट, इट वॉज न्यू। एंड या डिफ़िकल्टीज तो बहुत सारे थे, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। सो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा थे, डॉक्टर्स बहुत कम थे, एंड प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स ये बोलते थे कि सुपर हीरो एट दैट टाइम। yeah, you can say for the some time we did get all the attention and all the limelight and that feeling, but था difficult तो था। It was non-stop work for a very long time.
प्रोटोकॉल्स में देयर वाज क्वारंटाइन पीरियड फॉर डॉक्टर्स ऑल्सो, बट बहुत बार हमारी गवर्नमेंट हमें नहीं दे पाती थी। मिल गया तो बढ़िया है, नहीं मिला तो होता था वी हैव टू रिप्लेस, कि एक टीम बनाया उन्होंने, दे डिवाइडेड इनटू टीम्स, बट उसमें किसी को कोविड हो गया तो वो चले गए, या किसी के फैमिली में कोई दिक्कत हो गई वो चले गए टीम से। सो यू हैव टू ऑलवेज कवर अप, जितने लिमिटेड रिसोर्सेज में एवरीबडी, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, आई थिंक मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ जितने थे, टेक्नीशियंस थे, एवरीबडी स्टेप्ड अप। तो नवीन, ये जैसे आपकी जर्नी रही अभी तक, मैंने आप पीजी तक की, तो इसमें मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, आप इसको कैसे डील कर पाते हो? मेंटल प्रेशर तो आई थिंक इट इज़ जस्ट क्या बोलते हैं, हथौड़ा मार मार के उसको, जो बोलते हैं ना आयरन को यू गर्म करने के बाद हथौड़ा मार मार के, आई थिंक डॉक्टर जर्नी भी ऐसे ही है कुछ, कि आप पहले नीट यूजी के लिए आप भागते हो रेस में, फिर उसके बाद ख़त्म होता है, तो जैसे मैं तो बाहर से किया, मैंने एफएमजी के लिए फिर से वही फेज़ मैंने एक्सपीरियंस किया सेम, फिर कुछ 1-2 साल बाद फिर मैंने नीट पीजी के लिए सिर्फ फिर से वही फेज़ में आया। सो इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट। प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत नेगेटिविटी आती है, इतना ज़्यादा कंपटीशन। नीट पीजी में भी गवर्नमेंट सीट्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन इज़ अराउंड 35-40,000, and including private also we have I think around 80,000, and NEET PG every year it is always more than 2 lakh doctors sit for this exam and like try, plus we have quota and all those things, जिसके वजह से आपकी चांस बहुत कम हो जाती है। तो कभी कभी लगता है कि क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कॉन्स्टेंट वो होता है कि इतनी मेहनत करो एंड यू आर नॉट श्योर कि आपको रिजल्ट मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। एंड इट इज़ ऑल अबाउट सिस्टम से मैं इतना आई डोंट एक्सेप्ट विद द सिस्टम, कि आप एक दिन एक 3 घंटे का एग्ज़ाम पे आप अपनी फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। हो सकता है उस दिन वो 3 घंटे आपने कितना भी प्रिपेयर किया हो, उस 3 घंटे में हो सकता है उस दिन सुबह आपको फीवर आ गया या आपकी हेल्थ थोड़ी ख़राब हो गई, बस एक उस चीज़ की वजह से आपका एक पूरा ईयर वेस्ट हो जाए। एंड नीट पीजी एग्ज़ाम इज़ वेरी अनसर्टन। जब से कोविड हुआ है कभी शेड्यूल पे नहीं हुआ है। इट इज़ लाइक मेरे टाइम जब मैंने दिया था इट वाज 1.5 years लेट। सो आप समझो कि मुझे एक टारगेट पता है, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ और आई एम डन, एंड उसके 1.5 years तक मैं उसी फेज़ में अटका हुआ था। एंड वो कॉन्स्टेंटली 2 बार हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हुआ बिकॉज ऑफ कोविड गाइडलाइंस, कोविड इश्यूज़ एंड आउटब्रेक हो गए थे बीच में। सो एंड आफ्टर दैट ऑल्सो अभी भी ऐसे ही है, नीट पीजी का डेट आता है एंड एग्जाम्स आर ऑलवेज डिलेड, एंड एग्जाम दे के यू गेट अ रैंक ऑल्सो एंड देन काउंसलिंग इज अगेन डिलेड। सो दैट प्रेशर, दैट बहुत ज़्यादा अनोइंग फेज है। सो डील आई थिंक वी जस्ट keep patience, you meditate, you go, I used to go out for a jog or get a workout and take breaks. It's like देखो जिंदगी इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, रेस आते रहेंगे जाते रहेंगे, यू विल ऑलवेज हैव टू स्टैंड अप। सो जब भी लगता है कि इट्स गेटिंग टू मच, इट इज़ गेटिंग ऑन टू यू, तो यू ऑलवेज टेक अ ब्रेक, एक मूवी देख लो, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा रिलैक्स कर लो। नहीं, जैसे क्या होता है मैक्सिमम टाइम आई हैव सीन कि जैसे एमबीबीएस करने के बाद, यूजी करने के बाद लोग स्पेशलाइजेशन प्रेफर करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट या फिर न्यूरोलॉजिस्ट, तो ऐसा क्यों होता है? हमारे सिस्टम में एक्चुअली ग्लोरीफाई कुछ स्पेशलिटीज़ को किया गया है, कि हार्ट बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, ब्रेन बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। तो ये सोसाइटी में एक मिथ ऐसा भी हो जाता है कि दीज स्पेशलिटीज़ आर सुपीरियर देन द अदर्स, जबकि ऐसा नहीं है। एवरी स्पेशलिटी, एवरी डिपार्टमेंट, उसका इम्पोर्टेंस है, तभी वो है, डिपार्टमेंट एग्जिस्ट एंड एवरीथिंग वर्क्स इन अ सिंक, तब जाके पेशेंट हील हो पाते एंड they get the best recovery. But historically it has been shown that way, movies mein and all the things they have glorified that the biggest doctors or the best minds always take up cardiology or you can say neurology. So आपके बिना प्रोटीन नहीं चलेगा, हाँ वो सच है। yeah, much more important. Yes, it is. Anesthesia is one of the most underrated departments or branch you can say in India. आप US में देख लो, the top rankers they will be eligible for anesthesia and critical care. The highest rankers are only eligible for that. So उस हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे इंडिया में इतना अभी तक एनेस्थीसिया को ग्लोरिफिकेशन है। इट इज़ नॉट ग्लोरिफिकेशन, आई वुड से द इम्पोर्टेंस समझने की ज़्यादा ज़रूरत है एंड इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। एक मेडिसिन
से आप कंपेयर करो तो जनरल फिजिशियन और एनेस्थीसिया के बीच में डिफरेंस ये है कि जब पेशेंट आता है, आप जनरल फिजिशियन क्वेश्चंस पूछता है, पेशेंट आंसर्स आपको बता रहा है, तब आप जाके डायग्नोसिस बना रहे हो। बट एनेस्थीसिया में ऐसा नहीं है। पेशेंट बेहोश है, आप पेशेंट्स आपको कुछ नहीं बता रहा, आपको बस जो वाइटल मॉनिटर्स लगे हैं उसमें से आपको एक अंदाज़ा लगाना है कि क्या हो सकता है, एंड यू मैनेज इट। इट्स बेसिकली वी डू द सेम थिंग। हम फिजियोलॉजी मेंटेन करते हैं, लाइक जो जनरल फिजिशियन करता है हम भी वही करते हैं, बट वी डू इट इनसाइड द ओटीज व्हेन द पेशेंट कैन नॉट टॉक, व्हेन एंड वी पुट द पेशेंट इनटू स्लीप एंड वी एंश्योर इट्स पेन फ्री सर्जरी फॉर द पेशेंट। इट इज़ वेरी सेंसिटिव ना, मतलब Yeah. अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाए तो प्रॉब्लमेटिक या दैट इज देयर। हाँ, तो इसमें एनेस्थीसिया में मैंने सुना है दो चीज़ें होती हैं, एक लोकल और एक जनरल, ये क्या होता है? लोकल को रादर हम रीजनल बोल सकते हैं। इट इज़ लाइक आप उस जहाँ पे भी आपका कोई सर्जरी होना है, जो भी इस ऑर्गन का उस पार्ट का जो नर्व होता है उसको आप ब्लॉक कर देते हैं, कि एक इंजेक्शन देते हो नर्व के अराउंड, मेडिसिन देते हो, उससे वो नर्व का जो सेंसेशन है वो पूरी चली जाती है। तो उसको आपको उस सपोज एक हैंड में या फिंगर में कोई इशू है, नेल का कोई सर्जरी करना है या कोई जॉइंट का सर्जरी करना है, यू कैन जस्ट गिव एन नर्व जहाँ जाती है, या तो अल्ट्रासाउंड से या अलग अलग मॉडलिटीज है जहाँ आप देख सकते हो नर्व कहाँ पे, उसके अगर हम इंजेक्शन दे देते हैं। सो उसमें फिर योर हैंड गेट्स नम, बेसिकली दैट ऑर्गन जहाँ आपका भी है नम हो जाता है, आपको कुछ उस सेंसेशन नहीं होता है, एंड फॉर द नेक्स्ट 3-4 आवर्स वो ऐसे ही रहता है। सो यू कैन गेट योर सर्जरी डन। दैट इज कॉल्ड यूजुअली लोकल एनेस्थेसिया और रीजनल एनेस्थेसिया में आता है। एंड जनरल एनेस्थेसिया इज व्हेन हम कुछ सर्जरीज होते हैं जो जहाँ पे हम एक नर्व ब्लॉक करके ये नहीं अचीव कर पाते, मल्टीपल नर्व्स कनेक्टेड होती है, सो यू हैव टू गिव जनरल एनेस्थेसिया। जनरल एनेस्थेसिया इज हम बेसिकली आपको एक आईवी से मेडिसिन पुश करेंगे एंड यू विल बी नॉक्ड आउट, एंड उसके बाद वी विल टेक ओवर योर ब्रीदिंग सिस्टम एंड योर एंटायर बॉडी। लाइक हम एक इन सिंपल वर्ड्स इट्स लाइक वी एक ट्यूब डाल देंगे इनटू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड उसको वेंटिलेटर से कनेक्ट कर देंगे। सो द वेंटिलेटर विल कीप प्रोवाइडिंग यू ब्रेथ्स, कि जो आप नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हो वो वेंटिलेटर करेगा, एंड यू आर कंप्लीटली पैरालाइज्ड, कि बॉडी को कुछ पता नहीं चल रहा है, आपको कुछ फील नहीं हो रहा है। एंड पेन के लिए हम सब मेडिसिन दे देते हैं ताकि आपको कोई पेन ना फील हो। एंड वंस द सर्जरी इज डन वी स्विच ऑफ ऑल द ड्रग्स, जो भी जा रहा है सब कुछ हम कट ऑफ कर देते हैं, एंड इन सम टाइम इसको रिवर्स करने के लिए भी वी हैव अदर ड्रग्स, देन वी गिव यू दैट, एंड देन आप when the surgery is done and when you're adequately we feel everything is fine, आपके सारे पैरामीटर्स ठीक है, तो देन वी गेट यू आउट अगेन फ्रॉम एनेस्थीसिया से बाहर आ जाते हो, यू गेट अवेक धीरे धीरे। देन अच्छा, इसको एनेस्थीसिया को रिवर्ट करने के लिए भी ड्रग दी जाती है? या श्योर, यस। वो ऐसे नहीं, नॉर्मली नहीं, अगर उसको ऐसे ही छोड़ दे तो वो नॉर्मली होश में आ सकते हैं? आते हैं बट डिलेड होता है उसमें, ठीक है, जो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड होता है कि वो कितने आवर्स में वो इफेक्ट मेटाबोलाइज करेगा ड्रग को, एंड उसके बाद आता है। बट यूजुअली ओटीज में तो इतना टाइम नहीं होता कि हम वेट करेंगे, कि हो सकता है कोई 2 घंटे में आउट आ जाए, कोई इट माइट टेक 4 आवर्स और इट माइट टेक इवन अ डे। सो टू फास्टन अप दैट प्रोसेस वी गिव यू अदर मेडिकेशन मोर। ओके, तो आपकी डॉक्टर लाइफ कैसी रहती है, मॉर्निंग टू इवनिंग, कैसे कैसे हैंडल कर पाते हैं चीज़ों में? वेल, बीइंग एन एनेस्थेटिस्ट वो एक प्रो है कि हमारा बहुत ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस होता है, कि यूजुअली योर डे स्टार्ट्स फ्रॉम 8 or 9 AM, सो एज अ सीनियर रेसिडेंट वी यूजुअली रीच अराउंड 20 minutes बिफोर योर ओटी। जब भी स्टार्ट होता है, ओटी पोस्टिंग होती है, तो यू हैव अ लुक ऑफ ऑल योर पेशेंट्स। आज का जो भी है एक लिस्ट मिला होता है, हमें केसेस पता होता है कि क्या क्या केसेस लगना है आज। सो हम एक बार एक पेशेंट्स को रिव्यू कर लेते हैं सुबह जाके, पहले थोड़ी देर पहले, कि पेशेंट ने यूजुअली देयर आर मेनी गाइडलाइंस होता है कि आप खाना नहीं खा सकते हो इतने घंटे तक ऑपरेशन के पहले, एंड बहुत सारी मेडिसिन होती है जो पेशेंट्स को लेनी होती है, कुछ नहीं लेनी होती, तो वी जस्ट क्रॉस चेक कर लेते हैं हम कि सब कुछ एवरीथिंग इज़ फॉलोड, एवरीथिंग इज़ फाइन। एंड उसके बाद हमारा रूटीन होता है कि हम ओटी गए, ओटी में फर्स्ट केसेस हर जगह हम इंड्यूस बोलते हैं पेशेंट को, मतलब मेडिकेशंस देना। एंड देन वंस द केस स्टार्टेड, हमारा चेयर है, दिस इज़ द बेस्ट फ्रेंड, हम अपने चेयर पे बैठ जाते हैं और अपने मॉनिटर्स को हम मॉनिटर करते हैं, एंड वी हैव कॉफ़ी ब्रेक्स एंड टी ब्रेक्स इन बिटवीन आफ्टर एवरी फ्यू केसेस, एवरी 2-3 hours वी हैव breaks. So OT usually works till around 4-5 PM in government setup. ठीक है, प्राइवेट में ये काफ़ी लंबा भी चलता है, तो जितना होता है,
So once OT is done, then we just have to have a follow up of the patients कि जो जिनका केस हो गया आज, अगर किसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ, कुछ हुआ, तो वी हैव अ लुक अबाउट इट कि थोड़ा देख लिया हमने कि क्या है, ठीक है, कुछ जो भी चीज़ अगर कुछ करना है, कुछ और फॉलोअप लेना है. एंड देन फ्यू थिंग्स आर लाइक कल के लिए कोई हाई रिस्क केस हो, बहुत बार होता है कि वी आस्क देम टू कम वन डे बिफोर सो दैट वी हैव अ लुक बिफोर इन हैंड, सो दैट वी प्लान थिंग्स बेटर. ठीक है, ओटी में वरना लेके फिर केओस हो जाता है कि सडनली यू डोंट नो, कुछ नया चीज़ पता चल गया, कुछ नया चीज़ हो गया ओटी में ऐसे. सो वी ट्राई टू अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल, द सेफेस्ट थिंग. सो हम प्लान करते कि कल के केसेस के लिए क्या क्या एनेस्थीसिया देना है, कि अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग केसेस के हिसाब से मॉडिफिकेशंस होते हैं, किसी में कुछ मेडिसिन नहीं देना है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करने हैं. तो उस हिसाब से हम शाम को फिर एक लिस्ट मिल जाती है, तो हम पेशेंट्स देख लेते हैं एंड फिर से नेक्स्ट डे के लिए वो सीनियर कंसल्टेंट्स तक सबको इन्फॉर्म होता है कि ये केस है, ये लिस्ट है, ये पेशेंट्स में ये सब है, इश्यूज है. तो वो अपने ऑर्डर्स बताते हैं, तो हर पूरी टीम को इन्फॉर्म्ड होती है कि हर पेशेंट के लिए क्या करना है, कैसे करना है, वो पूरे एक ऑर्डर्स हो जाते हैं डेली के. एंड देन वी आर फ्री एक्चुअली. वैसे देखो तो 5-6 PM के बाद एन एनेस्थेटिस्ट इज फ्री. वो अब आपको लगता है इतना हैक्टिक होने के बाद चीजें, या प्रिपरेशन किया, उस फेज में रहा, अब आपको लगता होगा कि आफ्टर पीजी, आफ्टर वंस रेसिडेंसी इज ओवर, देन यू गेट योर टाइम फॉर योरसेल्फ फ्री. तो अब थोड़ा टाइम है, इवनिंग में यू कैन परस्यू योर हॉबीज और गो आउट फॉर फिटनेस, वॉट एवर यू वांट टू डू. सो उसके बाद हम फ्री रहते हैं. यूजुअली वी रिलैक्स फॉर एन आवर और समथिंग, देन अपना रूटीन करके, डिनर करके वी गेट टाइम. जैसे अभी आपने एक चीज़ बोली थी कि बच्चों को जो है वो कई बार पता भी नहीं होता कि उनको करना क्या है आगे, है ना, लेकिन पेरेंट्स जो हैं कोचिंग स्टार्ट करवा देते हैं. तो बच्चे कैसे जान सकते हैं कि दे आर गुड फॉर दिस फील्ड और नॉट? फॉर मेडिकल फील्ड मैं तो पहले बोलना चाहूँगा कि इस रेस में भागने से पहले 10 बार सोच लो आप, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए. बिकॉज सबसे ज़्यादा थिंग मैंने नोटिस किया, या मेरी ऑब्जर्वेशन बोल सकते कि पीपल यूजुअली जिस जोश से इस फील्ड में आते हैं, दैट यूजुअली डज नॉट परसिस्ट. मतलब थोड़े 1-2 साल के बाद आपको लगने लगता है कि ये एक बर्डन है, इतना आप कांस्टेंट प्रेशर नहीं झेल पा रहे हो. ठीक है, क्योंकि पेशेंट के साथ देखो कुछ भी होता है तो ऑलवेज अ डॉक्टर इज ब्लेम्ड. ये नहीं देखा जाता हमारे सिस्टम में कि सच्ची में पेशेंट की गलती थी, या पेशेंट ने मेडिसिन नहीं लिए, या हो सकता है डिजीज़ ही ऐसा था कि इतना प्रोग्रेस था ऑलरेडी कि इट वाज नॉट ट्रीटेबल एनी मोर. तो ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती. एनीथिंग गोज रॉन्ग, इट यूजुअली कम्स कि डॉक्टर वॉज एट फॉल्ट एंड देर इज़ अ ब्लेम गेम. नोबडी वांट्स टू टेक द ब्लेम. बहुत सारे आप सुनोगे कि टॉक्सिक सीनियर्स थे, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, इसी में होता है कि देन दे स्क्रूटनाइज द जूनियर्स. देन जो है कि हर कोई अपना एक कोई गलती निकाल रहा है कि इसके वजह से शायद हुआ हो. नोबडी श्योर कि क्यों हुआ. ठीक है, इंडिया में पोस्टमार्टम का कल्चर इतना है नहीं अभी भी, कि आप अब्रॉड जाओगे तो एवरी केस जो डेथ होती है उसकी पोस्टमार्टम होती है. दे एक्चुअली एनालाइज कि किस वजह से इसका डेथ हुआ. हो सकता है देन दे कम टू द डिसीजन कि हाँ, क्या जो ट्रीटिंग फिजिशियंस या मेडिकल टीम थी उनकी गलती थी, या कोई नेचुरल कॉज भी हुआ. वी अज्यूम कि पेशेंट अगर हॉस्पिटल आ गया तो उसके साथ कोई नेचुरल कॉज नहीं हो सकता डेथ के लिए. जो घर पे आप अचानक बेहोश होकर गिर जाते तो हॉस्पिटल में भी हो सकता है ना. ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल आ गया तो उसके बाद हार्ट अटैक नहीं हो सकता पेशेंट को. सो दैट इज द फैक्टर्स विच पीपल डोंट सी. सो एज अ स्टूडेंट हम वो अलग जोश में होते हैं कि हाँ एक डॉक्टर बनेंगे, हम ये करेंगे, अलग अलग हम गोल सेट करते हैं, हम देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, इट्स वेरी मच ग्लोरीफाइड. So, but in reality, it is very different. You have to go through the grind on a daily basis for a long time. तो people usually, मैंने देखा कि many people drop out. जो बड़े बड़े सपने लेके आते हैं वो बाद में it shatters around. तो and you need a lot of आज के डेट पे आप देखो, you compare this field with the financial factor also with other fields, काफ़ी कम है. इतना आप स्ट्रगल कर रहे हो तो सबको लगता है कि हाँ डॉक्टर पैसा छाप रहा है, ये कर रहा है, करोड़पति बन रहे, बट वो फेज आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. इट इज़ यूजुअली इन द लेट 40s और 50s में जाके दैट ग्रोथ
एन एवरेज डॉक्टर उस ग्रोथ पे आता है. नो डाउट एक्सेप्शंस है. फ्यू डॉक्टर्स माइट जस्ट क्लिक एंड they might get the boom and they earn well, but not all of them. Most of them will hit that peak only in their late 40s or in the 50s. So तब तक आप क्या आप are you ready to go against this? You see the trend, yeah, कि आप being honest to yourself and like noble वो follow करके तब तक आप practice करना चाहते हो उतना, it becomes a difficult thing. So अभी जैसे आपने बोला कि को नेचुरल कॉज भी होता है हॉस्पिटल आने का, हाँ, है ना. तो बहुत सारी एरियाज अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है, या ये आपने केसेस सुने होंगे, डॉक्टर वायलेंस हो जाता है डॉक्टर के ऊपर, है ना. तो हम कैसे रोक सकते हैं, लोगों को कैसे अवेयर कर सकते हैं? ये सिस्टम में एक लूप होल है एक्चुअली. ठीक है, मुझे लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज फैसिलिटीज आर नॉट इनफ प्रोवाइडेड. लाइक मोस्टली गवर्नमेंट सेटअप में आप ये सब देखोगे. ठीक है, प्राइवेट में हु कैन अफोर्ड दे विल ऑलवेज गो फॉर द ट्रीटमेंट एंड ये सब चीज़ें बहुत कम आपको मिलेगी कि कोई नेग्लिजेंस हुआ है उस टाइम पे हो सकता है. बट इन गवर्नमेंट फैसिलिटी में क्या होता है, यूजुअली पेशेंट्स रात में आते हैं और टाइमिंग्स में आते हैं एंड एवरी पेशेंट, देखो पेशेंट के रिलेटिव्स को हैंडल करने के लिए वी डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा पीपल. नो डाउट गार्ड्स, एवरीबडी हैज पोस्टेड गार्ड्स होते हैं, लेकिन गार्ड भी कितना देख पाएगा हर उसमें. अब जब इमरजेंसी में पेशेंट आता है, डॉक्टर होता है एक या दो, अब उनको देखने हैं जितने भी 15-20 पेशेंट सबको देखने हैं, सब पे इक्वली अपना कंसंट्रेशन और फोकस रखना है. मतलब हम ट्राइजिंग करते हैं कि ये ज़्यादा सिक है, ये कम सिक है, इसको थोड़ा कम देना है. बट जब पेशेंट अपने रिलेटिव के साथ आता है, रिलेटिव को तो यही लगता है कि मेरा पेशेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा सिक है. ठीक है, वो एक इमोशनल फैक्टर है. सो एंड ये सब होता है बिकॉज लॉन्ग ड्यूटी आवर्स करके ऑलरेडी जो डॉक्टर है दे आर टायर्ड, फटीग्ड एंड मे बी ही इज़ हैविंग अ बैड डे. यू नेवर नो. एक पेशेंट, देखो हमें रीसेट होने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है. सपोज मैंने कोई पेशेंट पे बहुत मेहनत किया, बहुत मैं अटैच हो गया एंड आई लूज दैट पेशेंट. नो, द सिस्टम डजंट से कि डॉक्टर साहब आप छुट्टी ले लो आज, आप कल से आना, आज आपको भी ज़रूरत है कि इमोशनली आप रिवाइव्ड, थोड़ा आपको भी वो या सो वो ब्रेक्स एक्चुअली इट इज़ नॉट, वी डोंट हैव एनी प्रोविजन ऑफ दैट इन आवर सिस्टम. कहीं पे भी ऐसा कहीं है नहीं कि आप सबको लगता है डॉक्टर्स बस रोबोट्स है कि एक पेशेंट मर गया तो यू जस्ट मूव ऑन, नेक्स्ट पे चले जाओ. ऐसा नहीं होता है. सो दैट कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैम्पर करती है एंड थ्रू आउट द डे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे. आप गवर्नमेंट सेटअप में चले जाओ, देर आर नॉट डेसिग्नेटेड पीपल फॉर डिफरेंट थिंग्स. एक डॉक्टर को ही सब चीज़ देखना है, आपको ही देखना है कि इस पेशेंट को सारे चीज़ें फैसिलिटी मिली कि नहीं, आपको ही देखना है कि नर्सिंग स्टाफ ने सारे मेडिसिन दे दिया कि नहीं, वो उन्होंने नहीं दिया तो डॉक्टर की गलती. आपको देखना है कि हाँ कोई प्रोसीजर होना था, हुआ नहीं तो क्यों नहीं हुआ, सप्लाई में नहीं आ रहा है तो आपको पेशेंट से सामान भी आप ही को मंगाना है. तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें होती है जो एक ही डॉक्टर, एक आदमी को ही करना है. काउंसलिंग भी आप ही को करनी है, जो पेशेंट काउंसलिंग होती है. यू नो, आप अब्रॉड जाओगे तो हर चीज़ के लिए एक डेसिग्नेटेड पर्सन होता है. सो देर इज़ आई थिंक काउंसलिंग इज़ अ वेरी बिग थिंग जो पेशेंट्स के साथ आके रिलेटिव्स को करने के लिए कोई होना चाहिए. इमोशनली वंस यू आर ड्रेन्ड, आपके पास एक पेशेंट आया, 2 पेशेंट आया, 3 पेशेंट, उसके बाद यू स्टार्ट, जो इंटेंसिटी से आप करते हो ना वो थोड़ा कम होने लगता है, काउंसलिंग हो या एक्सप्लेन करना. सो समवेयर इवेंचुअली कम्युनिकेशन गैप आ जाती है एंड पेशेंट्स को फिर यही लगता है कि डॉक्टर ने अपना 100% नहीं दिया. जो है बहुत बार होता है कि आप सब कुछ करने के बाद भी पेशेंट यूजुअली आते ही है इतने क्रिटिकल होके. यू नो, देयर इज़ अ, हमारी सोसाइटी में भी ऐसा है कि मिथ है, जैसे आप बोलो इग्नोरेंस है, कि जब तक एकदम सीरियस नहीं हो जाता पेशेंट, उनको लगता है कि हॉस्पिटल लेके जाना इज नॉट नीडेड, है ना. लोकल डॉक्टर से कोई मेडिसिन ले लेंगे, कोई क्या बोलते हैं, हाँ मेडिकल से ले लेते हैं, बहुत बार क्वैक से ले लेंगे, तो उसकी वजह से पेशेंट की तबीयत और ख़राब हो जाती है. एंड उसके बाद जब वो ऑलरेडी सीरियस सिक कंडीशन में आए तो उनकी चांसेस ऑफ सर्वाइवल या गेटिंग ट्रीटेड बहुत कम हो जाती है. तो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते. उनको, रिलेटिव्स को यही लगता है कि हाँ हॉस्पिटल आ गया तो पेशेंट, डॉक्टर्स भगवान देखो नहीं है. ठीक है, वी जस्ट कैन डायग्नोस एंड ट्राई टू ट्रीट यू, बट नॉट ऑल केसेस विल हैव द पॉजिटिव इम्पैक्ट. तो अच्छा, इंडिया में ये चीज़ है भी कि जो हम हेल्थ चेकअप्स वगैरह होते हैं ये रेगुलर टाइम पीरियड्स पे नहीं करवाते लोग, yes. है ना.
तो ये भी एक मेन इशू है, लोगों को पता ही नहीं लगता क्या बीमारी चल रही है। जब एकदम लास्ट स्टेज आ जाती है देन दे गो टू द हॉस्पिटल, फिर वो सोचते हैं आप भगवान हैं, आप बचा देंगे, आप बस हमारी बात सुन लीजिए। दैट्स द सैड रियलिटी एक्चुअली। बिल्कुल हाँ। आपने अभी जैसे बोला इमोशनल कनेक्शन है ना, तो ऐसा होता है मतलब देयर इज एनी स्पेस फॉर इमोशनल कनेक्शन विद योर पेशेंट? बहुत ज़्यादा होता है एक्चुअली। यू डेली यू पेशेंट्स कम टू यू, बी विथ यू, आप उनकी हिस्ट्री लेते हो, क्या बैकग्राउंड है पता चलता है। आप डेली एक सेटअप में जब आप रहते हो, पेशेंट्स देखो, पेशेंट्स को चाहिए कि उनका ट्रीटमेंट हो जाए, प्रोसीजर हो जाए, जो भी हो जाए, तो वो अपनी बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या बहुत बार होता है कि आप प्रोसीजर प्लान्ड है लेकिन पेशेंट या तो उसकी चार्जेस नहीं पे कर पाया या फिर कोई सामान चाहिए था जो नहीं ले पाया, तो वो अपनी साइड की स्टोरी भी बताते हैं डॉक्टर्स को। तो यू कम टू नो कि उनकी फैमिली में क्या चल रहा है। कभी होता है कि पेशेंट, बहुत बार होता है पेशेंट के साथ कोई है ही नहीं, तो आपको पता चलता है उसके घर में किसी की डेथ हो गई है, वो सब लोग वहाँ चले गए। अच्छा, देन यू बी मोर कंपैशनेट टुवर्ड्स हिम, यू ट्राई टू हेल्प हिम। ठीक है, ये जो सिस्टम में सब लोग, तो एवरीबडी जॉइंस इन। ठीक है, मल्टीपल इंस्टेंसेस जहाँ पे हम लोग आईसीयू में बहुत यूजुअली फ्रीक्वेंटली काम करते, तो मैनी पुअर पेशेंट्स कम कि वो 15 डेज 20 डेज कभी कभी 1 मंथ भी रहते हैं, एंड दे यूजुअली लूज सिग्निफिकेंट वेट। लाइक पेशेंट्स कम लाइक 70-80 kgs के, दे फॉल डाउन टू मे बी 30-40 kgs बिकॉज ऑफ द इलनेस, नो डाउट, बट वी ट्राई टू गिव देम न्यूट्रिशन। बहुत बार दे कैन नॉट अफोर्ड इट, सो यूजुअली द डॉक्टर्स एंड द स्टाफ दे ऑल कंट्रीब्यूट। कभी हमने किसी के लिए घी का डब्बा मंगा दिया, कभी जो उसको पसंद है, अंडे पसंद है, चलो अंडे सप्लाई में आ जाते गवर्नमेंट में, नो डाउट, बट जब जो चीज़ हम वो कर सकते हैं, वी ऑलवेज कंट्रीब्यूट। एंड आपको हिस्ट्री पता चलती है। मल्टीपल केसेस होते हैं जिसमें यू सी मदर इज इल, देयर इज नो फादर ऑफ द पेशेंट, ही हैज डॉटर्स, शी हैज डॉटर्स आर कमिंग। आप 16 साल की लड़की, 14 साल की लड़की उसकी सबसे बड़ी बेटी है, और उनको आप काउंसिल कर रहे हो कि क्या कंडीशन है, तो यू ऑलवेज यू गेट इमोशनली अटैच्ड। इट्स डिफिकल्ट। आपको समझ में आता है कि वो अपनी कॉलेज स्कूल सब छोड़ के आई, उसका फ्यूचर का उसको पता नहीं है। मदर इज इल, जो ओनली ब्रेड अर्नर थी या सहारा था जो भी। सो यू गेट कनेक्टेड, you want to do the best, you want to save that patient at any cost so that maybe someone's life will get changed. So it is very नॉर्मल। yeah, it is just that the society does not recognize कि आप actually connected हो। See, all the things everybody will say कि हाँ you should stay disconnected, and but it's a natural part of being human. आप उसको चेंज नहीं कर सकते, है ना। कितना भी आप, तभी आप अपना वो करते हो, जितना आप जानते हो उतना आप, यू हैव अ कनेक्ट समवेयर डाउन द लाइन। क्या मरीज बेहोशी में भी अपने घर के सीक्रेट्स बताते हैं? नो। क्या आप खुद को इंजेक्शन लगाने से कभी डरते हैं? कभी कभी। ओके। क्या सर्जरी के बीच डॉक्टर गपशप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आज के नीट एस्पिरेंट्स आपके टाइम से ज़्यादा प्रेशराइज्ड है? हाँ बिल्कुल। क्या आप कभी ऑपरेशन थिएटर के अंदर सोए हैं? हाँ। ड्यूटी पर भी कॉल उठाते हैं? ड्यूटी पे तो उठाना पड़ता है, यस। ओके। कॉफी पे जिंदा हो? हाँ। पेशेंट से ज़्यादा रिलेटिव्स स्कैरी होते हैं? हाँ। खुद की हेल्थ इग्नोर करते हैं आप? अनफॉर्चुनेटली यस। एमबीबीएस के बाद भी पढ़ाई करनी पड़ती है? बहुत सारा, यस। नाइट ड्यूटीज ने कभी आपका शेड्यूल खराब किया? हाँ, हमेशा। कभी खुद को गूगल से स्मार्ट फील किया? कभी कभी। अगर कभी कोई इंसान आपसे बोले कि डॉक्टर हो, एक फ्री एडवाइस दे दो, है ना, तो इरिटेट फील होता है? हाँ। हॉस्टल लाइफ मिस करते हैं? यस। अच्छा, एक चीज़ और, डॉक्टर्स की हेड राइटिंग जो होती है ना, वो बड़ी यूनिक सी होती है, उसको आप पढ़ पाते हैं? मतलब अपनी ही हेड राइटिंग कभी आपने पढ़ी है? मेरी तो मैं पढ़ पाता हूँ, बट हाँ बहुत लोग की मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। तो नवनीत, आप एस्पिरेंट्स के लिए कुछ बोलना चाहेंगे टू मोटिवेट दैम? जो श्योर है, जिनका पैशन है, यू आर 100% श्योर यू वांट टू गेट इनटू दिस फील्ड एंड यू आर रेडी टू गो दैट डिस्टेंस, कि आप एंड तक यू विल बी देयर। जितना ये फील्ड आपसे डिमांड करती रहेगी, आप हमेशा यू विल रेडी टू फेस दोज चैलेंजेस, देन दिस फील्ड इज़ फॉर यू। आपको आना चाहिए एंड ऑलवेज
कीप फेथ इन योर सेल्फ, अपने आप में बिलीफ रखो एंड अपना डिसिप्लिन मत छोड़ो। जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जो कोचिंग में आपको बताया गया है, जो भी चीज़ आप फॉलो कर रहे हो, स्टिक टू इट टिल द एंड एंड आई थिंक देयर इज़ ऑलवेज गुड न्यूज़ इन द एंड, सो बी पेशेंट फॉर इट। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा नवनीत जी आपसे बात करके। Same थैंक here. यू केम हियर, गिव अस द टाइम। या थैंक यू वेरी मच, आपने Thank एक you so अपॉर्चुनिटी much. मुझे दी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ एंड गिव माई व्यूज़, इट वॉज वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सेहत हो या करियर, सही जानकारी ही सबसे बड़ी दवा है। अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।